चलिए हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और इसमें हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ रहे थे, आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ रहे थे वो था एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। हम लोग पढ़ रहे थे, मैं सीधा वर्ड प्रॉब्लम से भी लिख देता हूँ, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक है हमारा पढ़ने का वो है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। आज जिस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है वो है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला सबको आता ही होगा, आई होप, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। सबको पता होगा, सब लोग बचपन से अपने पढ़ते आते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये तो छोटा सा कंसेप्ट है, सबको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना ही है, बट उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आता है, ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्पीड अगर इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। और अगर मेरे को टाइम निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके ये कितना बन जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो ये आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया ये? ओके। जो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें डिस्कस करना है, या फिर हमारे लिए जो थोड़ा सा नया सा चीज आएगा, वो आएगा हमारे पास अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। ये हमारे लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट आएगा। हो सकता है बहुत लोगों ने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा हो, बट मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो स्पीड होता है वो एक्चुअली हम लोग रिवर, ठीक है, रिवर या फिर कोई इस तरीके का वाटर के लिए जिसमें कोई चीज फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लो मेनली मैं रिवर ही ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट आता है, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है हमारे पास डाउन स्ट्रीम का, और दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास अप स्ट्रीम का, ठीक है। दोनों को बारीकी से एक एक बार समझते हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मान लिया, चलो हमारे पास एक रिवर है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक रिवर है, और रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं स्पीड ऑफ रिवर, एस आर के नाम से, ठीक है। रिवर का जो जाने का स्पीड है, रिवर का जो बहने का स्पीड है, वो इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड के डायरेक्शन पे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक बोट है, ठीक है, हमारे पास एक बोट है कुछ इस तरीके का, ठीक है, हमारे पास एक बोट भी है इस तरीके का। और हमारा बोट क्या कर रहा है? हमारा जो बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन पे हमारा रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बोट का स्पीड को मैंने नाम दे दिया है एस बी, और रिवर का स्पीड को मैंने नाम दे दिया है एस आर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बोट भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, रिवर भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, तो अगर मेरे को पूछा जाए कि बोट का स्पीड क्या होगा, बोट तो अपने स्पीड से जाएगा ही, साथ ही साथ रिवर का स्पीड सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। दोनों का स्पीड ऐड होने के कारण जो फाइनल स्पीड ऑफ बोट आएगा, तो फाइनल स्पीड ऑफ बोट आएगा वो क्या आएगा? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर आएगा, ठीक है। जो फाइनल बोट का स्पीड आएगा वो क्या आएगा? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये जो हमारा कंडीशन बन रहा है जिसपे बोट और रिवर सेम डायरेक्शन पे जाता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम,
ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, जहां पे हमारा क्या होता है, हमारा बोट और रिवर जो है वो सेम डायरेक्शन पे जाता है। ठीक है, और ये जो टोटल स्पीड हमारा निकल गया, फाइनल स्पीड ऑफ बोट निकल गया, दैट इज स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये जो फाइनल स्पीड ऑफ बोट आया उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब स्पीड को क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे बोट का बी, रिवर का आर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, इसको भी लिख देते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या आता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना और इसको याद रखना। ठीक है, अगला कंडीशन हमारा देखते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड में क्या हो रहा है, मान लिया हमारा जो रिवर है, रिवर तो अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा, वो जैसा पहले था वैसा उसी डायरेक्शन पे फ्लो करेगा, तो ये होगा हमारा स्पीड ऑफ रिवर। बट इस बार जो हमारा बोट है, ध्यान से समझना, इस बार जो हमारा बोट है, बोट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है। इस बार बोट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, रिवर के डायरेक्शन से ऑपोजिट आ जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, रिवर का बोट को अगर मैं किसी भी रिवर में फ्लो करूं, बोट ही आगे जाएगा हमेशा, रिवर को चीरते हुए, लहरों को चीरते हुए बोट ही हमेशा आगे जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बोट का स्पीड आएगा वो रिवर की स्पीड से ज्यादा होगा। ठीक है, और दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बोट का जो स्पीड है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिवर उसको उल्टे डायरेक्शन पे खींचेगा और बोट दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो जिसके वजह से क्या होगा, बोट का स्पीड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो फाइनल स्पीड ऑफ बोट आएगा हमारा, वो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, हमें पता है कि बोट का स्पीड हमेशा ज्यादा होगा रिवर से, क्योंकि बोट हमेशा आगे फ्लो करेगा, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू निकालते हैं, इसलिए बड़ा माइनस छोटा, बोट माइनस रिवर। अब जो ये कंडीशन बना जहां पे हमारा बोट और रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम कंडीशन। ठीक है, और ये जो टोटल स्पीड ऑफ बोट हमने निकाला कि स्पीड का, बोट का जो फाइनल स्पीड आएगा वो क्या आएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, दोनों का मिला के जो फाइनल स्पीड आएगा वो ही आएगा। अब ये जो स्पीड आया इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड। इसी स्पीड का नाम क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फिर से उसी तरीके से लिख देते हैं, स्पीड अपस्ट्रीम इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपस्ट्रीम स्पीड हो गया। ठीक है, तो सब लोग फटाफट इसको नोट कर ले। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट्स A and B are 90 kilometer apart, are 90 kilometer apart from each other on a highway, from each other on a highway. A car starts from a car starts from A, ठीक है, and from another from B, and another from B at the same time, at the same time. If they go in the same direction, if they go in the same direction, they meet in 9 hours. ठीक है, and if they go and if they go in the opposite direction, in the opposite direction, they meet in 9/7 hours. They meet in 9/7 hours. ठीक है, फाइंड देयर स्पीड्स। ये तो सिंपल सा स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, फाइंड देयर स्पीड्स। ठीक है, ये तो सिंपल सा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके चलो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट है हाईवे में जो 90 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर अपार्ट है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 90 किलोमीटर है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन मान के समझा दे रहा हूँ। हाईवे, एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ठीक है। ए से एक कार स्टार्ट होता है जिसका नाम हमने रख दिया कार ए, बी से एक कार स्टार्ट होता है जिसका नाम हमने रख दिया कार बी, ठीक है। इनिशियली कार ए और कार बी का डिस्टेंस कितना होगा, 90 किलोमीटर। सबको ये चीज पता चल गया होगा, ठीक है। एंड इन द सेम डायरेक्शन दे गो, इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर। अगर कार ए और कार बी सेम डायरेक्शन पे जाता है तो दोनों एक दूसरे से मिलता है कितना आवर में, 9 आवर में। मान लिया कार बी इस तरीके से बढ़ रहा है, कार ए इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली कार ए का स्पीड ज्यादा होगा, कार बी इधर बढ़ रहा है, कार ए इधर बढ़ रहा है, तो फाइनली दोनों जाके किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाएगा, ठीक है। और टोटल जो टाइम लगा दोनों को मीट करने में, और टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा, 9 आवर, ठीक है। दोनों को मिलने में जो टोटल टाइम लगा वो टोटल टाइम कितना लगा, 9 आवर, ठीक है। ध्यान से समझना, दोनों को मिलने का टोटल टाइम कितना लगा, 9 आवर। दूसरा वाला हम लोग बाद में करेंगे, दो क्वेश्चन दिया हो, दो पार्ट दिया हुआ है इस पे, पहले इसका निकालने का कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को अगर मैं नाम रख देता हूं, चलो जहां से ये स्टार्ट हुआ है कार ए, इस पॉइंट को नाम रख देता हूं मैं पी। जहां से पॉइंट बी है इस नाम रख देता हूं क्यू, और इस पॉइंट को नाम रख देता हूं आर। ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 90 किलोमीटर। ये A भी है, मैंने एक अलग से नाम रख दिया P, Q और R। P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर। Q और R, और इस पॉइंट को नाम रख देता हूं चलो S, ठीक है। QR और SR जो है वो सेम है, ठीक है। चलो ये QR ही रख देता हूं, QR ही रख देता हूं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ध्यान से समझना, PR टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या है, कार ए। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 9 आवर। 9 आवर में टोटल ए कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, PR, ठीक है। चलो मैं यहीं लिख देता हूं, इक्वल टू PR, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 9 आवर, क्योंकि दोनों का जो टोटल टाइम लगा है वो 9 आवर ही लगा है। कार भी डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो सिर्फ QR इतना डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है, तो वो कितना डिस्टेंस हो गया, QR, ठीक है। अब ध्यान से कुछ पॉइंट समझना, अब ध्यान से कुछ पॉइंट समझना। हमें अगर एक चीज पता चलता है, ध्यान से पॉइंट समझना, कि PR माइनस QR, ठीक है। अब अगर PR माइनस QR कर दें, PR मतलब क्या, ये पूरा का पूरा टोटल यहां तक, QR मतलब क्या, सिर्फ यहां। अब टोटल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ PQ। आया समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, ध्यान से समझना। हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। कार ए ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, कार ए ने टोटल डिस्टेंस कवर किया PR। कार बी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, QR, ठीक है। अब अगर टोटल PR में से अगर मैं QR को माइनस कर दूं, टोटल PR में से QR को माइनस कर दूं, तो हमारे पास कितना बचा आखिर में आके, हमारे पास ये बचा PQ। आया समझ में, तो वही चीज क्या है कि PR माइनस QR इक्वल टू PQ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, PR माइनस QR इक्वल टू PQ, और PQ का डिस्टेंस कितना है, 90, सबको पता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सबको मिल गया, ये इक्वेशन सबको समझ में आ गया कहां से आया, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट लिखते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार A is x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B is y किलोमीटर पर आवर। कार A का स्पीड को हमने क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर, कार B का स्पीड को हमने क्या ले लिया, y किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या है, ये तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू
टाइम। ठीक है, मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस है, कार ए का स्पीड कितना है x, टोटल टाइम कितना लगा 9 आवर। ठीक है, आया समझ में कुछ? तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 9x माइनस क्यू आर जो है, क्यू आर बी का हो गया, ये हो गया 9y इक्वल टू पी क्यू का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, पी क्यू का डिस्टेंस दिया हुआ है 90, तो ये आ गया 90। तो इसको अगर हम अच्छे से करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 10। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आ गया? मैं हल्का सा रब कर दूंगा क्योंकि मेरे को फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो तुम लोग इसको बढ़िया से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, पहला केस से हमारे पास क्या वैल्यू आया था, पहला केस से हमारे पास वैल्यू आया था x इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ठीक है, ये पहला केस से हमारे पास जो इक्वेशन आया था ये वाला आया था। ठीक है, उसके बाद केस 2 बोला गया है इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट, इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर। ठीक है, अब कार ए हमारा इधर है, कार बी हमारा इधर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। ठीक है, अब कार ए और कार बी जो है दोनों सेम डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से समझना, कार ए भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है और कार बी भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, कार ए भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है और कार बी भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है। मान लिया दोनों आके किसी इस पॉइंट पे मिल जा रहा है। ठीक है, दोनों आके कहीं इस पॉइंट पे मिल जा रहा है। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं फिर से Q, इसका मैं नाम देता हूं फिर से PQ और इसका नाम रख देता हूं T। ठीक है, तो दोनों इस बार आके किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, T पॉइंट पे मीट कर रहा है। अगर ध्यान से देखो PT प्लस QT करूंगा तो मेरा टोटल PQ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि PT प्लस QT इज इक्वल टू PQ। ये हमारा केस 2 है। ठीक है, केस 2 है। केस 1 से जो हमारा आंसर निकला ऊपर केस 1 लिख देना। ठीक है, तो केस 1 से हमारा वैल्यू आया x इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ठीक है, अब PT जो है क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, वो क्या हो जाएगा कितना टाइम में 9/7 आवर्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 9x/7 प्लस QT कितना हो जाएगा 9y/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान से सुनो, फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x/7 प्लस y/7 इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमने कितना निकाला था y प्लस 10, तो x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 10/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 10। और ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम 1 से हमें मिला। ठीक है, हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो पता चलेगा y प्लस 10 प्लस y इज इक्वल टू 70। ठीक है, इधर पता चलेगा 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 60/2 इक्वल टू 30। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 30। जैसे ही y का वैल्यू 30 निकल गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा x हमारा था y प्लस 10, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार ए कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस चीज को मैं हल्का सा रब करके यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना और तुम लोग वीडियो को पॉज कर लेना और फटाफट नोट कर लेना इस चीज को। ठीक है, मैं इसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y in 1 में अगर y का वैल्यू पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 10 था हमारे पास, ये हो जाएगा 30 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, तो हेंस द स्पीड ऑफ a इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड
ऑफ B इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हो गया कि स्पीड ऑफ ए कैसे निकल गया, स्पीड ऑफ बी कैसे निकल गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबका ये क्लियर है। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आ गया, हल्का फुल्का हमने एक क्या कर लिया, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब एक बोट वाले का क्वेश्चन कर लेते हैं कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला कंसेप्ट किस तरीके से लगेगा। ठीक है, चलिए एक बोट वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बोट कवर्स A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer डाउनस्ट्रीम। ठीक है, एक बोट जो होता है 32 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम में जाता है, अपस्ट्रीम मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और 36 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम में जाता है इन 7 आवर्स। वो भी दोनों कितना समय में, 7 आवर्स, दोनों का सेम टाइम है 7 आवर्स। also it covers 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड, ध्यान से समझना, एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और दोबारा ये चलता है इन 9 आवर्स, इन 9 आवर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो बोला गया है कि बोट का भी स्पीड निकालो और स्ट्रीम मतलब वो जो रिवर है, रिवर का भी स्पीड निकालो। ठीक है, कितना आएगा, तो चलो हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कि let the speed of boat is x kilometer per hour and speed of stream is 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोट का स्पीड को हम ले रहे हैं x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का स्पीड को हम लोग ले रहे हैं 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी हमें कितना बोला गया, 7 आवर्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। यानी कि बोट जो है वो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जाता है, उसके बाद फिर से 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जाता है, और दोनों जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जाता है तो टोटल टाइम लगता है 7 आवर्स। यानी कि दोनों को मिला के जो टाइम आता है वो आता है 7 आवर्स। ठीक है, चलो ये तो होता रहेगा। हमारा जो अपस्ट्रीम स्पीड आएगा, चलो पूरा ही लिख देते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड। हमारा जो अपस्ट्रीम स्पीड आएगा वो कितना आएगा, बोट माइनस रिवर किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, हमारा जो डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ध्यान से समझना, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना आता है, 7 आवर्स। यानी कि जो अपस्ट्रीम का टाइम होगा प्लस जो डाउनस्ट्रीम का टाइम होगा, दोनों टाइम को मिला के हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आवर्स आ रहा है। अपस्ट्रीम भी जा रहा है, डाउनस्ट्रीम भी जा रहा है, दोनों टाइम को मिला के कितना आ रहा है, 7 आवर्स। ठीक है, अब टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड कितना है मेरे पास, x माइनस वाई। अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 32 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा 32 बाई एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्पीड टाइम, डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो टाइम है वो कितना होगा, वो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना जा रहा है, 36 किलोमीटर,
और स्पीड कितना है x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 7। सबको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है, बढ़िया से हो गया। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। कंडीशन 2, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है सेम तरीके से, also it covers 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। फिर से अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम इस बार कितना दिया हुआ है 9 आवर्स, ठीक है। तो अपस्ट्रीम टाइम जो है डिस्टेंस बाय स्पीड, इस बार डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर और अपस्ट्रीम स्पीड कितना है हमारे पास x माइनस वाई। अगर हम बोट का स्पीड लेंगे तो बोट का टाइम बोट का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर हम अपस्ट्रीम का स्पीड डिस्टेंस ले रहे हैं तो अपस्ट्रीम का टाइम अपस्ट्रीम का स्पीड लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा 48 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको हम लोग ले लेते हैं 2, ठीक है। ध्यान से समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन में हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर दूंगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना तुम लोग। चलो पहला इक्वेशन जो आया वो हमारे पास आया 32 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 36 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको हमने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो इक्वेशन हमारे पास आया वो आया 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा दोनों इक्वेशन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे ले लेते हैं, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम, एम नहीं चलो ए ले लेते हैं, ए बढ़िया लगेगा, एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी। तुम कुछ भी ले सकते हो, पी क्यू एम एन ए बी, ठीक है। हमने 1 बाई एक्स माइनस वाई को a ले लिया, 1 बाई एक्स प्लस वाई को b ले लिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहला जो इक्वेशन आएगा, पहला इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 32a प्लस 36b इक्वल टू 7। और जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो कितना लिख सकते हैं 40a प्लस 48b इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये सिंपल से क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको किसी भी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करें, चाहे हम लोग एलिमिनेशन यूज करें, या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं, ठीक है। सबसे पहले a को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो a का कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो a का कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। चलो 32 और 40, ताकि कम नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 20, ठीक है। फिर 4 से क्या, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4 4 जा, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, 2 5 जा 10, 10 इक्वल टू 160। तो दोनों को हम लोग कितना बना सकते हैं, 160 बना सकते हैं, ठीक है। तो 40 को 160 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 32 को बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग इसको चलो हम लोग 3 के नाम से सेव कर लेते हैं, इसको चलो हम लोग, क्योंकि नया बन गया है तो नया नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 क्या है 32 है, 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2 को क्या है 40, 42 इंटू 4। तो 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4 करेंगे तो 32 इंटू 5 मेरे पास क्या आ जाएगा 160a, प्लस 36 इंटू 5 मेरे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। 36 इंटू 5 आ जाएगा 5 6 जा 30, तो हो गया 0, ठीक है। और 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 ये आ जाएगा 18, 180b, ठीक है। माइनस ऑफ, ध्यान से समझना, माइनस ऑफ आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 4 ये हो गया 160a, माइनस 48 इंटू 4, तो 48 इंटू 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 192b, ठीक है। इक्वल टू अगला फिर 7 5 जा 35 माइनस
4 9 जा 36, तो ये चीज हमारे पास आ गया। 160 कट गया हमारे पास, ठीक है। अगला बच गया 180 माइनस 192, ठीक है। तो 180 माइनस 192 जो है वो हमारे पास आ जाएगा -12, ठीक है। -12 b इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो b का जो वैल्यू आएगा हमारे पास, b का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/12, ठीक है। तो b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1/12 आ गया, ठीक है। b का वैल्यू कितना आ गया, 1/12 आ गया। सबको पता चल गया b का वैल्यू कितना आ गया, 1/12 आ गया। अब इस b का वैल्यू को हम 3 और 4 में से किसी में भी पुट कर देते हैं। पुटिंग b इन, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 32a प्लस 36 इंटू 1/12 और इक्वल टू 7। तो 12 कितना जा होता है, 12 3 जा होता है। तो 32a इज इक्वल टू 7 माइनस 3, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/30, तो ये आ जाएगा 1/8, ठीक है। अब ध्यान से समझना, b का वैल्यू आया हमारे पास 1/12, a का वैल्यू आया हमारे पास 1/8। a का मतलब a का वैल्यू आया 1/8, a का मतलब हमारे पास कितना था, 1/x माइनस वाई, हमने इधर ले रखा है देखो 1/x माइनस वाई। तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 8, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 8, ठीक है। उसके बाद अगला b का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/12, b का मतलब था 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/12, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 12, ठीक है। तो 3 4 हो गया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 5 और इसको हम लोग नाम दे देते हैं 6। अब 5 और 6 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखना, 5 प्लस 6 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 8, वाई वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। जैसे ही x का वैल्यू 10 आया, x का वैल्यू को 10 को किसी में भी पुट कर देते हैं, पुटिंग x इन 5, x को जब हम 5 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। और y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10, ठीक है। तो x क्या हो गया, स्पीड ऑफ हमारा क्या हो गया, बोट हो गया, और 2 क्या हो गया, स्पीड ऑफ हमारा स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो इस चीज को मैं अच्छे तरीके से सजा के लिख लेता हूं, मैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना। Hence the required speed of boat is 10 kilometer per hour and speed of stream is कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने स्पीड ऑफ बोट भी निकाल दिया, बैट नहीं है, या BOAT है, ठीक है। स्पीड ऑफ हमने रिवर भी निकाल दिया, ठीक है। तो फटाफट इस चीज को नोट कर लो। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे, ताकि हमारा थोड़ा सा, ठीक है। हमने पहले स्पीड डिस्टेंस का किया, फिर हमने बोट स्ट्रीम क्या किया, एक फिर से हम लोग स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जहां दिक्कत आता है, डाउट आता है, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। x takes 3 hours more than 3 hours more than y to walk 30 kilometer, to walk 30 kilometer, but if x doubles his pace, doubles his pace, he is ahead of y, he is ahead of y by 1/2 hours, by 1 मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया hours. Find the speed of walking, find their speed of walking, speed of walking.
ठीक है, उनके चलने का स्पीड को हमें निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ walking of x is x किलोमीटर पर आवर एंड y is y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x का स्पीड को हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर और y का स्पीड को हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहला दिया गया है, ध्यान से सुनना, एक टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 30 किलोमीटर का। ठीक है, एक डिस्टेंस है हमारे पास जिसका हम लोग नाम रख देते हैं ए और बी। ए और बी का जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। सबसे पहले केस 1 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इट टेक्स 3 आवर्स मोर देन वाई टू वर्क 30 किलोमीटर। एक्स टेक्स 3 आवर्स, यानी कि एक्स जो है वाई से 3 घंटा ज्यादा लेता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में y को जितना समय लगता है उससे 3 घंटा ज्यादा समय किसको लगता है, x को लगता है। ठीक है, मैं इसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अगर y को t डिस्टेंस लग रहा है, सॉरी t आवर लग रहा है टाइम, तो x को हमें लगेगा t प्लस 3 आवर, है कि नहीं, क्योंकि x को जो है y के टाइम से कितना लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो ध्यान से सुनना, अगर x का टाइम और y का टाइम को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3। आया समझ में? ठीक है, y का टाइम अगर मैं t आवर्स ले लूं तो x का टाइम ऑब्वियसली t प्लस 3 आएगा 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अगर y का टाइम t हो जाए, x का टाइम t प्लस 3 हो जाए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, x दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम ऑफ, पहला केस में टाइम ऑफ a माइनस टाइम ऑफ b इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ a माइनस टाइम ऑफ b इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब टाइम इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, स्पीड कितना है, x, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड कितना है y, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 10 बाई एक्स माइनस 10 बाई वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग 1 के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला हम लोग किसके नाम से सेव कर लिया, 1 के नाम से सेव कर लिया। ठीक है, केस 2, दूसरा केस में जाते हैं। केस 2, but if x doubles his pace he is ahead of y by 1/2 hours। बोलने का मतलब है कि a अगर अपना स्पीड डबल कर देता है, ठीक है, अभी भी टोटल दोनों जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है दोनों मिलके। ठीक है, अगर a जो है सॉरी x जो है अपना स्पीड अगर डबल कर देता है तो b से पहले पहुंच जाता है, कितना आवर पहले पहुंचता है, 1/2 आवर्स। ठीक है, तो यानी कि इस बार अगर हम करेंगे, इस बार कौन पहले पहुंचता है, बी पहले ए पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए पहले पहुंचता है तो ए कम टाइम लेगा, बी पहले बाद में पहुंचता है तो बी ज्यादा टाइम लेगा, और दोनों मिला के कितना हो रहा है 1/2। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये तो 30/y आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत ही नहीं। बट ए ने अपना स्पीड बढ़ाया हुआ था कितना, डबल, तो ये कितना आ जाएगा 30/2x, और ये कितना आ जाएगा 3/2। तो ये इसको इधर हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/y माइनस 10/2x इज इक्वल टू 1/2। इसको हम लोग 2 के नाम से सेव कर देते हैं। मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया आया है, मैं वो आइडिया यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको जो हमारा ओके कर लेते हैं, जो हमारा 10/y है, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि इसमें से अगर मैं 10/y का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 10/y इक्वल टू कितना निकलेगा, 10/x माइनस 1। इसको हम लोग 1 बना देते हैं, ठीक है, ताकि हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें, ठीक है। 10/y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/x माइनस 1। ये इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, ठीक। चलो 2 लेने की जरूरत भी नहीं है, अब ये डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 10/y माइनस 10/2x इक्वल टू कितना आया, 1/2। 10/y का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10/x माइनस 1, 10/x माइनस 1 माइनस 10/2x इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1/2, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं कि 10/x को अलग कर लिया, माइनस 10/2x को अलग कर लिया, इक्वल टू 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x को हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, 3/2। ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचेगा, 2 इंटू 10 माइनस 10, तो ये हमारे पास बच गया 20 माइनस 10, 10/x इक्वल टू 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 10/3, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया इस बार, 10/3। ठीक उसी तरीके से जब x का वैल्यू को मैं 1 में पुट कर दूंगा तो हमारा किसका आंसर आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं हल्का सा इसको रफ कर दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलो 10/y इक्वल टू 10/x माइनस 1, 10/y इक्वल टू 10/x माइनस 1, ये हमारा था, ठीक है। और ये जो हमारा कहाँ से आया था, फ्रॉम 1 से आया था, ये भी हमें लिखना है, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, ये हमारा 1 दिया हुआ था। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, x का वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 1 में पुट कर दे रहे हैं। जब हम x का वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10/y इक्वल टू 10 बाई, x का वैल्यू 10/3 है, ठीक है, सॉरी, x का वैल्यू 10/3 है माइनस 1, ठीक है। तो 10 कट जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 10/y इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2/10, y इक्वल टू 2/10 मतलब 1/5, ठीक है। तो y का जो स्पीड आया हमारे पास, y का स्पीड कितना आया, 1/5। ओह सॉरी, मैंने इसमें हल्का सा मिस्टेक कर दिया, y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10/2, 10/2 मतलब 5, y का स्पीड आएगा 5, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हमारा जो x का स्पीड आया वो कितना आया, 10/3 किलोमीटर आया, जो y का स्पीड आया वो कितना आया, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। तो इस चीज को मैं अच्छे से लिख देता हूं, hence required speed of x is 10/3 kilometer per hour and y is 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें दोनों का स्पीड निकल गया, 10 का स्पीड, सॉरी x का स्पीड निकल गया 10/3 किलोमीटर पर आवर, और y का स्पीड निकल गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। ये भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन जो होता है वो किस तरीके का होगा, जैसे हमने टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पे हमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस याद रखना होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से वर्क टाइम वाले क्वेश्चन पे हमें भी 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, वर्क टाइम, और एक और चीज होता है हमारे पास, रेट ऑफ वर्क, ठीक है। यानी कि काम करने का स्पीड कितना हुआ, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क जो होता है, ध्यान से देखना, रेट ऑफ वर्क जो होता है वो हमारा होता है वर्क डन बाय टाइम। तो ये चीज हमें याद रखना है कि रेट ऑफ वर्क इक्वल टू कितना होता है, हमेशा वर्क डन बाय टाइम। अब ध्यान से देखना, रेट ऑफ वर्क इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, रेट ऑफ वर्क मतलब क्या होगा, किसी के काम करने का स्पीड
कौन कितना स्पीड में काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वर्क, ठीक है। और जब भी हम लोग हमें 2 आदमी 3 आदमी जोड़ा जाएगा, हम 2 आदमी 3 आदमी का क्या ऐड करेंगे, उनका काम करने के स्पीड को ऐड करेंगे, ठीक है। एक की जगह 10 आदमी काम कर रहा है तो एक आदमी का काम करने का स्पीड इतना हुआ, तो 10 आदमी का काम करने का स्पीड 10 इंटू वो रेट ऑफ वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे R इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, रेट इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। उस पर हम लोगों ने क्या किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वर्क, टाइम एंड रेट ऑफ वर्क, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम किसी भी क्वेश्चन का जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। वर्क डन और टाइम पे जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा इसी फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। बाकी तुम लोग वर्क डन बाय टाइम जो है वो क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ ही रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। चलो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 men and 12 boys, ठीक है। 8 men and 12 boys can finish a piece of work, can finish a piece of work in 10 days, in 10 days, ठीक है। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. 14 days. Find the time taken by one man. Find the time taken by one man alone and that of one boy alone to finish the work. यानी कि एक आदमी और एक बच्चे को, एक बड़ा आदमी और एक छोटे बच्चे को, एक बॉय को फिनिश करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि let the complete वर्क बी, ठीक है। जो कंप्लीट वर्क है उसको हम लोग किसी नाम से भी ले सकते हैं, मैंने चला ले लिया W, या फिर हम लोग 1 से भी ले सकते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट वर्क होता है उसको हम लोग किसी नाम से भी ले सकते हैं, या फिर सिंपली एक कंप्लीट वर्क को मैंने 1 मान लिया, उसके बाद जितना जैसे होता है वैसे करते गया, ठीक है। टाइम टेकन बाय ए मैन टू कंप्लीट द वर्क, टाइम टेकन बाय ए man to complete the work is X days, ठीक है। and time taken by a boy to complete the work is Y days, ठीक है। एक मैन को कंप्लीट करने में हम लोगों ने कितना टाइम ले लिया, X डेज ले लिया, और एक बॉय को कंप्लीट करने में टू कंप्लीट द वर्क Y डेज ले लिया, ठीक है। तो जो रेट, अब आते हैं हम लोग अपने असली पॉइंट पे, रेट ऑफ ए मैन। जो मैन का वर्किंग का रेट होगा वो रेट कितना होता है, वर्क डन बाय टाइम, यानी कि W बाई X, रेट ऑफ ए मैन। सिमिलरली रेट ऑफ वर्क डन ऑफ रेट ऑफ वर्क ऑफ 8 मैन कितना होगा, अगर एक आदमी W बाई X काम कर सकता है तो 8 आदमी 8 इंटू W बाई X काम कर सकता है। सिमिलरली रेट ऑफ वर्क ऑफ ए बॉय, एक बॉय का काम करने का रेट होगा W बाई Y। सिमिलरली रेट ऑफ वर्क ऑफ 12
बॉयज इक्वल टू कितना होगा 12W/y। आ गया समझ में सबको? ठीक है, ये W की जगह हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर में ऐसे भी ये W कट जाना है किसी भी हालत में। ठीक है, चलो फिर उसके बाद बोला है कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, तो टोटल काम को खत्म करने में कितना समय लगता है? 10 days लगता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा कि टोटल सारा चीज टोटल में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, रेट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? वर्क डन बाय टाइम। रेट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट टोटल इंटू वर्क डन टोटल इज इक्वल टू टाइम टोटल। ठीक, रेट इंटू टाइम इक्वल टू वर्क डन, सॉरी, रेट इंटू टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कंप्लीट वर्क डन। टोटल रेट जो है, टोटल रेट मेरे को कब मिलेगा? जब दोनों का रेट को, काम करने का रेट जब भी मैं ऐड करूंगा, ध्यान से समझ रहा, हम हमेशा काम करने का रेट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो काम करने का पहले वाले का रेट है 8W/x, दूसरे वाला का रेट है 12W/y, और टोटल कितना टाइम ले रहा है? पूरा मिलके टोटल ले रहा है 10 days, और इस 10 days में क्या हो जा रहा है? कंप्लीट वर्क हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हल्का सा सिंप्लीफाई करके मैं साइड में बताना चाहूंगा तो ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा W को अगर हम कॉमन ले लें इंटू 10 इधर ऑलरेडी है, तो 8x प्लस 12/y इक्वल टू W था, तो W कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/10। ठीक है, इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर देते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, इसको नोट कर लेना, हम थोड़ा सा आगे का रब कर दे रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, उसके बाद आगे बोला गया है कि ए 6 मैन मतलब कितना हो जाएगा? 6W/x प्लस 8W/y इनटू कितना हो जाएगा? 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग कितने नंबर से सेव कर देते हैं? 2 नंबर से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ले लेते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो हमारा जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? 8a प्लस 12b इक्वल टू 1/10। हमारा जो, इसको हम नंबर 3 से सेव कर देते हैं। हमारा जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? 6x प्लस 8y इक्वल टू 1/14। ठीक है, ये आ जाएगा दूसरा, जिसको हम लोग चौथा नंबर ले लेते हैं, चलो 4। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल सा एलिमिनेशन लगाओ या कोई भी मेथड लगाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो हम लोग एलिमिनेशन लगा लेते हैं। ठीक है, 8 और 6 का सबसे पहले x को एलसीएम ले लेंगे, तो 2 आ जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 12 2 जा 36। ठीक है, 4 2 जा 8, 3 जा 24 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24a प्लस 36b माइनस 24, ये a है और ये b है, 24a माइनस 32b इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा आगे? 1/10 किसके साथ? 3 के साथ, 3/10 माइनस 4/14 ऐसा आ गया। ठीक है, चलो 24a कट गया, 36b माइनस 32b ये आ गया 4b इक्वल टू ये आ जाएगा, चलो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 7 इंटू 10 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा? 3 7 जा 21 माइनस 2 10 जा 20,
तो इधर आ गया b इज इक्वल टू 1/70 इंटू 4, तो 1/280। तो b का वैल्यू कितना आ गया 1/280। ठीक है, b का वैल्यू आ गया 1/280। ठीक है, तो जैसे ही b का वैल्यू हमारे पास 1/280 आया, अब जब हम लोग b का वैल्यू को पुट करेंगे हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। b का वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, चलो हम लोग 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग b इन 3, b को जब हम लोग 3 में पुट करेंगे तो 8a इंटू 12, b का मतलब 1/280 इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ये कहीं से कटेगा क्या? ठीक है, चलो काट देते हैं। 2 6 12, 2 1 2, 2 40, 2 3 6, 2 70, तो ये आ जाएगा 3/70। ठीक है, तो 8a इक्वल टू कितना निकल गया, 8a हमारे पास निकल गया 1/10 माइनस 3/70। ठीक है, तो 8a जो है कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 70, इधर आ जाएगा 7 माइनस 3 4। ठीक है, और अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो 4 2 जा 8 इधर कट जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1/140। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 1/140 और b का वैल्यू आ गया 1/280। ठीक है, a का मतलब क्या था 1/x। ठीक है, मैं हल्का सा इधर रब कर दे रहा हूं, तुम लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। a का मतलब था 1/x और 1/x इक्वल टू कितना निकला 1/140, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 140। ठीक है, b का मतलब कितना था 1/280, तो b का मतलब 1/y इज इक्वल टू 1/280, तो y का मतलब कितना होगा 280। ठीक है, तो x का क्या बोला था हमने, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश योर वर्क बाय द मैन। ठीक है, तो हेंस हम लोग आगे लिखते हैं हेंस a man need 140 days to complete the work, and a boy needs 280 days to complete the work, ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से रेट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना, इसी तरीके से रेट को यूज करके हम लोग क्या सारा का सारा वर्क डन वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो जितना भी वर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या रेट का इस्तेमाल करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है।